बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। पहले छोटी छोटी ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करूँ, फिर मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। ये वो चीज़ है जो अभी शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में इसको बहुत बढ़ाया जाएगा और एक नया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा। वो क्या है, किस तरह किया जाएगा और उसको आगे कैसे लेकर चलेंगे, उसके लिए किस कदर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, उसको कहते हैं कि जी आप जो सोचे समझे अंदाज में, यानी आप जानते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन फिर भी आप बददियानती से उसको करते हैं। मैं वो चीज़ आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले कुछ खबरें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जो छपा हुआ है एक्सप्रेस न्यूज़ पर। एक्सप्रेस न्यूज़ पे जो इमरान खान का स्टेटमेंट छपा है वो मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये उनकी बहन जो गई थी मिलने के लिए, दोनों बहनें गई थी, उन बहनों से बातचीत करके उन्होंने जो बात की वो बाहर आके रिपोर्ट हुई है। इमरान खान ने कहा कि मदर ऑफ ऑल रिगिंग ये थी कि पार्टी को ख़त्म करना, बैट का निशान ले लेना, इंतखाबी जलसों तक की इजाज़त ना देना। मदर ऑफ ऑल रिगिंग बंद होनी चाहिए, दुनिया के सामने मजीद तमाशा ना बनाएं, जिसका मैंडेट है उसको देकर अवाम की राय का एहतराम किया जाए। ये अपनी बहनों से अलीमा खान से और उस्मा खान से मुलाकात में इमरान खान साहब ने बात कही है। उन्होंने मीडिया के सामने सारी बातचीत पेश की और उन्होंने कहा कि मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ने, यानी इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को जो बात की उन्होंने बाहर आके बताया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ने वोट को इज्जत दो के बजाय बूट को इज्जत दे दी। मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन ये था कि क्रिमिनल्स के केस खत्म करके बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर डाल दिए और 32 साल की सजा दे दी। और प्री पोल रिगिंग और इलेक्शन डे रिगिंग ये था कि अवाम और वोटर को अपने नुमाइंदे चुनने की इजाज़त ना दी गई। अब ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने बोली, कुछ और बातें भी हैं वो कर रहे हैं, तो वो रेपिटेशन है। दूसरी खबर ये है कि उसी चीज़ के लिए खबरदार किया है बैरिस्टर गौहर साहब ने, जिसके बारे में फिच ने भी खबरदार किया। आलमी रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की टॉप 3 एजेंसीज में से एक है। उसके अलावा आलमी इदारे भी कह रहे हैं, सहाफ़ी भी यही बात कर रहे हैं, जितने लोग इकोनॉमी को समझते हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि फार्म 45 के तहत हमारी कामयाबी के नतायज जारी नहीं किए जाते तो IMF का प्रोग्राम मुतासिर होगा। अब वो ये क्यों कह रहे हैं, इसको आप समझिए कि पॉलिटिकली पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा। लोगों ने वोट डाला किसी और को और हुकूमत बन जाएगी किसी और की। यानी नवाज शरीफ को लोगों ने वोट नहीं डाला, वो बेचारे मुश्किल, PTI तो क्लेम करती है 17-18 सीटें जीते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे में अगर वो बहुत भी जीते होंगे तो कितनी 30-35 जीत गए होंगे, क्योंकि उनकी तो हालत ही बहुत पतली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी नशिस्तें छीनी हैं, PMLN ने टोटल इतनी जीती नहीं है धांधली करके। तो अगर किसी और की हुकूमत बना दी गई जिसको लोगों का एतमाद हासिल ना हुआ तो मुल्क कैसे चलेगा। जब इकॉनमी नहीं चलेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो IMF का कोई भी प्रोग्राम होगा वो काम नहीं करेगा और IMF की कुछ शराइत होती हैं वो सख्त होती चली जाएंगी और आप उन शराइत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। बुशरा बीबी के हवाले से बार बार खबरें आती रहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको खाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसकी वजह से वो सफ़र कर रही हैं। तो इस पर तो अब गवर्नमेंट ही देख सकती है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जेल की इंतज़ामिया है या हुकूमत को ये देखना पड़ेगा कि साबिक़ खातून अव्वल अगर ख़तरे में है या उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उनको मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। और उसके अलावा उनकी एक दरख्वास्त भी पेंडिंग है कि हमें जेल में भेजा जाए, यानी मैं जेल में रहना चाहती हूँ, मैं बनी गाला के अंदर नहीं रहना चाहती, वहाँ पर उनको नज़रबंद किया हुआ है। अब इससे पहले कि मैं BBC की एक रिपोर्ट की तरफ जाऊँ, लेकिन मैं आपको जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो रही है पाकिस्तान में उसके बारे में बता दूँ। इसको शुरू कर देते हैं इरफान सिद्दीकी साहब के एक बयान से। इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा। इरफान सिद्दीकी का यह कहना है कि 2018 में भी धांधली हुई थी, 2024 में भी धांधली हो गई। उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ 2018 में अंदर थे और उनका यह कहना है कि इमरान खान 2024 में अंदर है। उनका यह कहना है कि ये चीज़ें तो पहले भी होती रही तो आज भी हो गई हैं। तो ये छोटा मोटा चलता रहता है, यानी वो इस किस्म के जुमले बोल रहे हैं, यानी वो सेब को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब जरा कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा, ये प्रोपेगेंडा आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। आपके कुछ सहाफ़ी भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता कि जनाब 2018 में भी हुई थी, 2024 में हुई तो क्या हो गया। तो जरा इनका फ़र्क आप जान लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए
कि वो किस तरीके से सहाफती बददयांती कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बददयांती इसको कहते हैं, वो कर रहे हैं। मैं कुछ नुक्ते आपके सामने रख देता हूं। यानी नून लीग को धांधली करके हराया गया था, उनका ये कहना है। कितने ऐसे बंदे थे नून लीग के जिनको गायब कर दिया गया, जो मंजर आम से गायब हो गए और वापस आकर उन्होंने कहा नवाज शरीफ बहुत गंदा आदमी है, हम नवाज शरीफ को छोड़ रहे हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया गलत है, लिहाजा हम नवाज शरीफ को छोड़ के PMLN के साथ हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर रहे हैं। हमने तो एक भी नहीं सुना। हमने तो जब सुना वो यही सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये स्टेटमेंट पिछले 2 साल से उनके लोग गायब होते हैं, आकर दे देते हैं। जीते हुए रिजल्ट्स इतने बड़े पैमाने पर कभी तब्दील नहीं किए गए जितने बड़े पैमाने पर अब नताइज तब्दील हुए हैं। यानी 2018 में ये कहते हैं जी RTS बैठ गया था, लेकिन RTS बैठने से RTS के उठने तक नताइज का फर्क कोई इतना बड़ा नहीं था। 2018 के तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि इमरान खान अक्सरियत के साथ हुकूमत बना लेंगे, वो सादा अक्सरियत ले लेंगे, उनकी पाकिस्तान में मेजॉरिटी आ रही है। तमाम सर्वे ये कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को सादा अक्सरियत नहीं मिली। और उसके बारे में इमरान खान साहब उस दौर में शिकवा भी करते थे कि हमारी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमें जीतनी चाहिए थी लेकिन हमें नहीं मिली, और कुछ जगह से उनको हैरत होती थी कि यहां से हम जीत गए। यानी उस वक्त भी इमरान खान साहब को ऐसे मैनेज किया गया कि कुछ भी करके सादा अक्सरियत ये ना ले सकें और एक कमजोर हुकूमत बने। आज सारे सर्वे क्या कह रहे हैं? आज तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि इमरान खान जीत रहा है, बड़े पैमाने पर जीत रहा है। यानी 2018 के सर्वे नवाज शरीफ को हरा रहे थे, वो हार गए, कोई अचंभे की बात नहीं थी। 2024 के सर्वे इमरान खान को जिता रहे थे, वो हार गए, ये अचंभे की बात है। ये अलग चीज है, ये 2018 में नहीं हुआ, ये 2024 में हुआ है। बंदों की वफादारियां तब्दील करना 2018 में नहीं हुआ, 2024 में हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो गिरफ्तार हुए वो बदनामे जमाना केस था उनका, पनामा वाला, अकामा वाला, आज तक वो उसके जवाब नहीं दे सके, अभी तक नहीं दे सके। यानी हालात ये है कि अभी भी जब वो इन मुकदमात से निकले तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर निकले हैं। आज भी हमें नहीं पता कि एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स कैसे बने थे और मियां साहब के बाद ये प्रॉपर्टीज कैसे आई थी, वो आज तक जवाब दे ही नहीं सके। और जो जवाब उन्होंने दिए थे, जाली दस्तावेजात, वो अदालत में पकड़ी गई थी। कागजात नामजदगी नवाज शरीफ के कितने बंदों से छीने गए थे, कोई याद है आपको? एक भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीने गए हैं। कागजात नामजदगी नवाज शरीफ के कितने बंदों के मुस्तरद हुए थे, याद है आपको? PTI के तारीखी नौयत के सबसे ज्यादा मुस्तरद हुए हैं। नून लीग 2018 में जलसे भी कर रही थी, जलूस भी निकाल रही थी, रैलीज भी कर रही थी, बैनर्स भी लगा रही थी, झंडे भी लगा रही थी और पोस्टर्स भी लगा रही थी। क्या ये तमाम चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इंतखाबात में कर सकी? नून लीग के तमाम लोगों को टेलीविजन के ऊपर आने की इजाजत थी 2018 के इंतखाबात में। सारे आते थे, टीवी पे अपनी बात करते थे, अपनी कंपेन सामने रखते थे। कहना है प्लानिंग तो कर ली गई है। अब इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-4 लोग वो पर तोड़ रहे हैं कि वो वजीर आला बन जाए। उनमें से कुछ तो इस वक्त वजीर आला के बहुत करीब भी है बंदा, अली अमीन गंडापुर को उम्मीद है कि दोबारा फिर उन्हें वजीर आला बनने का मौका मिल जाए। 1-2 लोग तो अपनी सीवियां लेके भी फिरते हैं और इस्लामाबाद में अपनी सीवी के साथ पाए भी गए हैं। यानी उन्होंने बड़ेगर को पैगाम भी भेजा है कि जनाब सुहेल अफरीदी बहुत सख्त आदमी है, अगर बाद में कुछ हो तो हम अगर थोड़ा सा सख्त बोलेंगे, थोड़ी सख्त बातें करेंगे, आपको वो बातें नागवार गुजरेंगी, बर्दाश्त करें, हो सकता है कि हम वजीर आला बन जाए। तो इस तरह के लोग भी फिरते हैं मार्केट में। बहरहाल अभी तो फिलहाल सुहेल अफरीदी वजीर आला है और यूथ उसके साथ खड़ी हुई है। अच्छा, अगर नायल करने में भी कामयाब नहीं होते तो सुहेल अफरीदी ने यह इंकशाफ किया कि फिर सुहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। यानी अगर ये गवर्नर राज नहीं लगा पाए, वो तो नहीं लगा पाए, ये सुहेल अफरीदी को नायल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ना कर पाए तो फिर सुहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। ये सुहेल अफरीदी ने खुद अपने मुंह से कहा है। और वो ये नहीं कह रहा कि मुझे तालिबान मार देंगे, वो ये भी नहीं कह रहा कि मुझे अफगानिस्तान से आके कोई दहशतगर्द मार देंगे। वो ये बता रहा है कि जो लोग उसको हुकूमत से, ओहदे से हटाना चाहते हैं, जो उसके वजीर आला बनने के खिलाफ थे और उसके वजीर आला बनने से पहले DGISPR पेशावर पहुंच के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो लोग यानी DGISPR और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये लोग हटाना चाहते हैं सुहेल अफरीदी को। तो फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि मुझे फिर इसके बाद मार दिया जाएगा। तो ये इशारा भी इसी तरफ है, ये अगर कामयाब ना हुए तो मार देंगे। सुहेल अफरीदी ने एक और बात बताई, ये बड़ी अलार्मिंग है और बहुत बुरी बात है, बिलो द बेल्ट है। वो ये कहते हैं पहले हमें आगाह किया जाता था कि इतने बजे जनाजा है, इस जगह पे जनाजा है,
तो कहते मैं अपना काम छोड़ के चला जाता था, मैं फौज के जनाजों में गया, मैं IGFC की जानिब से जब वहां से आया तो FC के जो हमारे एहलकार शहीद हुए उनके जनाजों में गया। उसके बाद हमें जनाजों को बताना ही बंद कर दिया उन्होंने, यानी हमें ये इतला देना ही बंद कर दी कि कितने बजे और कहां जनाजा है। तो ये एक कितनी बड़ी ज्यादती है। वो ये कहते हैं ये इसलिए किया जा रहा है कि मैं अपने काम छोड़कर जनाजों में गया ताकि एक अच्छा पैगाम जाए कि हम पाकिस्तानी इकट्ठे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन वो कहते हैं जी मुझे किसी जनाजे के लिए बाद में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई और ना मुझे बुलाया गया। ये हमारा इमेज बना रहे हैं कि हम इदारों के खिलाफ हैं, हालांकि हम इदारों के खिलाफ नहीं है, ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा। तो नाजरीन ये सुहेल अफरीदी की बातचीत थी। और हां मैं आपको ये बताऊं कि मालाकंड इमरान खान साहब का बड़ा मजबूत गढ़ है। मालाकंड अगर खैबर पख्तूनख्वा में मैं इमरान खान साहब की सबसे ज्यादा मकबूल जगह तलाश करूं ना तो उनमें मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे इमरान खान का मजबूत गढ़ है। यहां से जुनेद अकबर भी है, यहां से मुराद सईद भी हैं और यहां पे नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इमरान खान की फॉलोअर है। सबसे बड़े बड़े इज्तिमा यहां पे होते हैं, खास तौर पे जो अपर दीर लोअर दीर के इलाके, फिर आप मालाकंड में चले जाएं, स्वात में चले जाएं, इस पूरे रीजन में, पूरे रीजन के अंदर जो है वो बहुत तगड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो यह बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे थे। सुहेल अफरीदी अमूमन पश्तो में बातचीत भी करते हैं अपने लोगों से, लेकिन यहां पे उन्होंने उर्दू में बातचीत इसलिए की क्योंकि जो DGI SPR ने किया और जो वजारत इत्तलात ने किया उसका जवाब देना जरूरी था। अब इसमें जो फाइनल चीज हुई वो क्या हुई, वह यह है कि ये सारी बदनामी खाते पड़ गई वफाकी हुकूमत के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, फौजी क़यादत के, कि जनाब आपने ऑपरेशन के नाम पे लोगों को दरबदर कर दिया। अब नंगे पांव बच्चे हैं, रुल गए, बर्बाद हो गए, वो बेचारे अपने घरों से बेघर हो गए। जब उनके मनाजिर आ रहे हैं, इससे पहले नहीं आते थे ना, इससे पहले पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया नहीं दिखाता था क्योंकि पाकिस्तानी ऑपरेशन के साथ खड़े होते थे। अब पाकिस्तानी ऑपरेशन से बेजार हो गए, उन्हें पता चल गया ये ऑपरेशन नहीं है, कारोबार है, वो ये समझते हैं, लिहाजा वो ऑपरेशन के खिलाफ हो गए। तो वो मनाजिर बाहर आ रहे हैं जिससे इनकी मौत, बदनामी और सबकी पूरी दुनिया में हो रही है। अब उससे बचने के लिए इन्होंने ये बयानियां दे दिया। तो सुहेल अफरीदी ने कहा जी ठीक है, एतवार वाले दिन मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा, हम अफरीदी कबाइल का जरगा बुलाएंगे और उस जरगे में हम लोगों से पूछेंगे कि तुम अपने घर खुद छोड़कर आए या तुम्हें वहां से निकाला गया, और अगर वफाकी हुकूमत ने यह नोटिफिकेशन वापस ना लिया और यह इल्जाम तराशी बंद करके माफी ना मांगी तो फिर मैं अपने लोगों को खुद साथ लेकर वादी तीरा उनके घरों को वापस जाऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत जो है वो ये कह दे कि जनाब हम तो नकल मकानी नहीं चाहते, तो फिर सुहेल अफरीदी एतवार को जरगा करे और मंगल बुध को ले सारे के सारे वादी तीरा के मुतासरीन को और सरकारी खर्चे पे उनके लिए रस्ते खुला के मामला सीधे करके उनको उनके घरों के अंदर वापस इज्जत के साथ छोड़ कर आए और उनके नुकसान का अजाला भी किया जाए। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है वादी तीरा के लोगों के लिए, बेचारे कितना अरसा दरबदर रहेंगे। नाजरीन एक डेवलपमेंट यहां पे बरतानिया में भी है, मैं चाहता हूं मैं आपको बताऊं। शहजाद अकबर साहब और मेजर रिटायर आदिल राजा, इनके घरों के ऊपर जो हमले हुए, इसमें शहजाद अकबर साहब जख्मी भी हुए। एक दफा एक शख्स उनके साथ आके दू बदू लड़ पड़ा। शहजाद अकबर साहब की हिम्मत है कि वो सरवाइव किए इस हमले में। अब ये जो हमले हुए इनके घरों में, बरतानिया में 9 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, लॉ एनफोर्समेंट ने किए यहां पे, और 9 बंदों में से 3 बंदों को अदालत में पेश करके उन पे फर्द जुर्म आयद कर दिया गया और इन बंदों को अदालत ने जमानत नहीं दी। खतरनाक जुर्म इन्होंने किया है और यह भी पता चल रहा है कि 3 गोलियां भी चलाई गई हैं शहजाद अकबर साहब के घर वाले एक इंसिडेंट में। और ये जराइम पेशा अफराद हैं, बहुत सारे जराइम में पहले भी ये मुलविस रहे हैं, कई मरतबा गिरफ्तार हुए हैं और टोटल 9 अफराद गिरफ्तार किए गए। इनमें एक ऐसा आदमी है जो हैंडलर के तौर पे काम कर रहा था। यानी जो 2-3 चीजें कंफर्म हुई जो तशवीशनाक हैं, उनमें एक चीज ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है कलेक्टिव एफर्ट है, यानी ये प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के तहत, ये ऐसा नहीं है कि वो वकूआ अलग है तो वो अलग है तो वो अलग है, नहीं, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। एक बात तो ये है, इनके पीछे एक ही आदमी हैंडल कर रहा था। अब तक की जो इंफॉर्मेशन आई, मुझे समझ आई, वो यही है। अब एक चीज और है कि इसके पीछे कौन है, जो खुरा है वो जाके कहां पे निकलता है, और जो मेन किरदार है वहां तक पुलिस पहुंच जाए तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी पुलिस की। अभी कुछ मुल्जिमान को चार्ज किया गया और कुछ को चार्ज नहीं किया गया, लेकिन ये एक ही सिलसिले की कड़ी है सारी। और बरतानिया के अंदर इन्होंने बहुत संजीदा लिया, यहां की गवर्नमेंट ने शानदार काम किया, इन्होंने तहकीकात जारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो असल कल्प्रेट है, जो ये डोरियां हिलाने वाले पीछे मेन लोग हैं, जिनका ये मोटिव था, क्योंकि देखें ना,
मामला क्या है? मामला पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और कुछ नहीं है। शहजाद अकबर से क्या मसला? यही मसला है। आदिल राजा का भी इख्तिलाफ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त। तो रोला तो यही है, रोला और कोई नहीं है, रोला सीधा सीधा यही है। अब देखते हैं कि बरतानिया की पुलिस कहां पे खुरा निकालती है। तो मेरे ख्याल में बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी? अभी इसका कोई ना कोई नतीजा निकल ही आएगा, पता चल जाएगा कि ये किसने करवाया और क्यों करवाया और इसके पीछे मकसद क्या था। अब जल्द पता लग जाएगा, बंदे पकड़े गए। नादरीन, बोर्ड ऑफ पीस वाला काम जो हो गया ना पाकिस्तान से, ये गले की हड्डी बन गया, क्योंकि बाकी ममालिक ने इसको जिस तरीके से किया वो दिखाई दिया कि बादल ने खास्ता उन्होंने किया, यानी मजबूरन किया। ऐसा लगा कि ठीक है ये भी करके देख लेते हैं। जरा इसको गौर से समझिएगा बात को। सऊदी अरब ने, तुर्की ने, बाकी ममालिक ने ये जो काम किया ना बोर्ड ऑफ पीस वाला, वो इस तरीके से किया जैसे बेदिली के साथ कोई करता है। खुद मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं आए, तैयब अर्दगान भी नहीं आए। हालांकि ट्रंप ने जाती तौर पे कोशिश की कि ये लोग आए, लेकिन नहीं आए। इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू है, वो आ ही नहीं पाया। उसकी वजह यह है कि उसका वारंट गिरफ्तारी है वहां पे स्विट्जरलैंड में। वो आएगा तो स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने कहा जी हम गिरफ्तार कर लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो ट्रंप ने कहा जी इनका सदर बुलवा लेते हैं। तो नेतन्याहू माना ही नहीं, उसने कहा जी सदर नहीं, मैं ही आऊंगा, जब भी आऊंगा शिरकत मैं ही करूंगा, तारीखी मौका है। तो वो तारीखी मौके पे नहीं आ सका, वो किसी और जगह पे करवा लेंगे बाद में। लेकिन बाकी ममालिक ने बादल ना खास था, या चलो यार कुछ नहीं है ये करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, इस तरह उन्होंने किया और ज्यादा संजीदगी नहीं दिखाई। पाकिस्तान ने बड़ी गर्मजोशी, कह कहे, इंजॉयमेंट, चेहरे पे शादमानी, खुशियां, जश्न के अंदाज में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है उसने ये काम किया, और साथ पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ने भी। इन्होंने इसका ढिंढोरा पीटा और इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे दिया। हालांकि बाकी मुल्कों ने ऐसा नहीं किया। अब ये कामयाबी इनके गले पड़ गई। अब फौज कहती है हुकूमत ने किया, हुकूमत के लोग ऑफ द रिकॉर्ड हमें कहते हैं जी हमने नहीं किया, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड बेचारों से कहलवाया जाता है कि जी काबीना ने फैसला किया था। हुकूमत भी फंस गई, फौज भी फंस गई, और ये मजीद फंसते जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर अमेरिकन टीवी चैनल अब खबरें ब्रेक कर रहे हैं। किस बुनियाद पे? वो जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बुनियाद पे वो खबरें लीक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या एक्चुअली। अब कुछ और चीजें सामने आई, कुछ मैंने आपको पहले बताई थी। पहले मैंने आपको बताया था ना, इसमें इसराइल का कोई हिस्सा नहीं है, फलस्तीन का कोई हिस्सा नहीं है, सारा इसराइल का ही है। और ये सारा का सारा मंसूबा जो है वो गजा से मुताल्लिक नहीं है। एक ऐसी बॉडी बना दी गई है जो फ्यूचर में बस जो दिल करेगा करती जाएगी। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि लीक होने वाली जो दस्तावेजात हैं उनके मुताबिक जो चार्टर है इसका बोर्ड ऑफ पीस का, 50% गजा पर इसराइल कंट्रोल करेगा। यानी गजा के 50% इलाके पर इसराइली कंट्रोल रहेगा, जो इस वक्त भी मौजूद है, और वहां तेजी से फौजी तनसीबात बनाई जा रही हैं। 50 के करीब फौजी तनसीबात अभी कायम कर दी गई हैं। मजीद फौजी तनसीबात गजा के अंदर इसराइली फौजी बना रहे हैं, और ट्रंप जो है वो ताहयात इसके चेयरमैन रहेंगे। और ट्रंप के जो करीबी लोग हैं, जैसे कि उनके दामाद हैं, उनके करीबी सियासतदान हैं, वो इस बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान हैं। बोर्ड की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो उसके मेंबरान है। बाकी जो मुल्क हैं वो अलग से मेंबरान है, और वो उसके रुकन रहेंगे वो पैसे देने के बाद। अब आजाद फलस्तीन का लफ्ज इसके अंदर कहीं भी शामिल नहीं है। यानी फलस्तीनियों की आजादी या फलस्तीनियों की कोई रियासत या फलस्तीनियों का कोई मुस्तकबिल, इसके बारे में इस पूरे बोर्ड ऑफ पीस के अंदर या इसके चार्टर के अंदर किसी किस्म का कोई लफ्ज नहीं है। वैसे भी इसराइल ने होने भी नहीं देना था। डोनाल्ड ट्रंप देखें, इसराइल का मफाद सोच रहे हैं, वो अपने दोस्त का मफाद सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के ताल्लुकात जो हैं वो आप ये समझ ले एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह है। डोनाल्ड ट्रंप कभी इसराइल को तनहा नहीं छोड़ेगा, या डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इसराइल को नुकसान नहीं होने देगा। उसने दोस्ती का हक अदा किया है, और हमने जो है वो खुशामद का हक अदा किया है, और जनाब जूते पॉलिश वही जो हमेशा से करते चले आए। नादरीन, ये पाकिस्तान के ना गले की हड्डी बनेगा, क्योंकि अमेरिका से ही बहुत सारी चीजें निकलेंगी और दुनिया की हर जगह से निकलेंगी, और पाकिस्तानी जवाब देते रहेंगे और इनके पास जवाब होगा नहीं। अब मैं नादरीन एक स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। ये स्टेटमेंट जो है ये अमार अली जान साहब का बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में जो ईमान मजारी का केस है उस केस के हवाले से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बयान दिए, लेकिन ये कंप्रीहेंसिव, इसके अंदर उन्होंने एक एंगल उठाया। अमार अली जान साहब ने बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यानी जिस दौर में पाकिस्तानियों की अक्सरियत को बुखार चढ़ा हुआ था ना,
और ये लगता था हम सबको कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट जो करती है शायद मुल्क के मफाद में करती है। हालांकि इख्तलाफात मार्शल लॉ के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर उनसे लोगों को रहते थे। अमार अली जान तब भी कहता था कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, आपको पता चलेगा, और वाकई बात ठीक है। अमार अली जान कहते हैं कि जी वो कुव्वतें जो आइन को पामाल करती हैं, सियासी लीडरान को गद्दार कहकर पाबंदे सलासल, जबकि गद्दारों को तख्त पर बैठाती हैं, जो आम शहरियों को अगवा करती हैं और अपने ही अवाम पर अगयार के कहने पर ऑपरेशन करती हैं, इन कुव्वतों के हिस्से में हाउसिंग सोसाइटियां और मुनाफा बख्श कारोबार आते हैं, जिनकी कुल मालियत आज $70 अरब से ज्यादा है। और ईमान मजारी और हादी अली चट्टा जैसे लोग जो इन पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आइन की पासदारी का मुतालबा करते हैं, शहरियों के बुनियादी हकूक का दिफा करते हैं, इनके हिस्से में कैदोबंद की सऊबतें आती हैं। एक